लोक के डायन साम्राज्य में खुले लंबे काले बाल और बरसों से वही काले कपड़ों में आज भी डायन मागा अपनी बेटी यामिनी की मौत को भूली नहीं थी। उसका ये रूप ही उसमें जल रही आग का सबूत था। ये वही रात थी जिस रात मागा ने इंसानों के बीच रह रही अपनी बेटी को खोया था। मागा एक पुराने ताबूत के पास बैठी उसमें रखी चोटी को गुस्से में देखकर चल रही थी। चारों तरफ काला धुआं, खंडर जैसा कमरा और उसके बीचों बीच बेहद डरावनी मागा। लेकिन वहीं इस खंडर जैसे कमरे से थोड़ी ही दूर एक ऐसा भी कमरा था जहां रोशनी थी। उसी रोशनी में बिल्कुल इंसानों की तरह रहने वाली खूबसूरत रैना रहती थी, जिसे इस काली दुनिया से डर सा लगता था। इसीलिए इस काली दुनिया में उसने कुछ पक्षियों को अपना दोस्त बना लिया था। रैना आराम से अपने बिस्तर पर सो रही थी। तभी उन्हीं में से एक चिड़िया उसके हाथ पर आकर बैठी और ची ची की आवाज करने लगी। उसकी आवाज से रैना की नींद खुल गई। अपने खूबसूरत काले बालों को झटकती हुई वो उठकर बिस्तर पर बैठी और फिर अपनी बड़ी बड़ी काली आंखों से उस चिड़िया को अपने हाथ पर बैठाते हुए बोली, क्या बात है पीहू, आज इतनी रात गए मुझसे मिलने चली आई? रैना ने अपने हर पक्षी दोस्त को एक नाम दे रखा था और ये थी उसकी सबसे प्यारी दोस्त पीहू। उसके इस सवाल पर पीहू ने उसे बताया कि महारानी मागा ने उसे अपने कमरे में बुलाया है। रिश्ते में तो मागा रैना की नानी थी, लेकिन रैना को मागा से और उसके रूप से बहुत डर लगता था। क्या नानी ने बुलाया है, वो भी इस वक्त? सब ठीक तो होगा ना? वो खुद में बड़बड़ा ही रही थी कि पीहू चींची करती हुई उससे कुछ बोली। पीहू की भाषा सिर्फ रैना ही समझ सकती थी। उसने कहा, तू सही कह रही है, ये तो जाकर ही पता चलेगा। ये बोल वो अपने बिस्तर से उठी और अपने बालों में चोटी बना मागा के कमरे की ओर चल दी। मागा को रैना के खुले बाल रखना बिल्कुल पसंद नहीं था, इसलिए रैना जब भी उनके सामने जाती तो चोटी बांधकर ही जाती। कमरे के बाहर पहुंचते ही रैना बाहर खड़ी खड़ी घबरा रही थी। उसे अंदर जाने से ही डर लग रहा था। तभी अंदर से एक भारी डरावनी आवाज आई, बाहर क्यों खड़ी हो, अंदर आ जाओ। वो आवाज सुनकर घबराहट और डर से कांपती हुई रैना अपने आप उस खंडर जैसे कमरे के अंदर चली गई। रैना का दिल बेहद घबरा रहा था, लेकिन फिर भी वो मासूम सी रैना उस कमरे में गई और धीरे धीरे डरावनी सी दिख रही डायन मागा के पास पहुंची। काले कपड़ों में लिपटी हुई हजारों झुर्रियों से भरे चेहरे वाली मागा को देखकर रैना डर से कांप रही थी, लेकिन डर के मारे बस चुपचाप खड़ी हो गई। उसे इस तरह चुपचाप खड़े हुए देखकर मागा बोली, कब तक यूं डरोगी मुझसे? मैं कोई दुश्मन नहीं हूँ तुम्हारी, बल्कि नानी हूँ। तुम मेरी बेटी का अंश हो। रैना अब भी सर झुकाए चुपचाप ही खड़ी थी, इसीलिए मागा फिर से बोली, क्या हुआ, इतना डर क्यों रही हो? यहाँ आओ मेरे पास। रैना डर कर कांपती हुई आगे बढ़ी और मागा एकदम करीब आई। मागा ने अपने दोनों हाथ फैलाकर उसे गले लगाया और बोली, तुम डर नहीं सकती, तुम एक भयानक डायन का अंश हो। इंसानों की तरह डरना तुम्हें शोभा नहीं देता। मागा के मुंह से ये सब सुनकर रैना का डर थोड़ा सा कम हुआ, या शायद उसने अपने डर पर काबू करने की कोशिश की। मागा ने उससे पूछा, रैना, तुम एक डायन हो, फिर भी तुम मुझसे इतना क्यों डरती हो? क्या मैं तुम्हें पसंद नहीं? रैना ने कांपती हुई आवाज में कहा, ऐसा नहीं है नानी, लेकिन मैं जब भी इस डरावने कमरे में आती हूँ तो आपके भयानक रूप को देखकर डर जाती हूँ। आप हमेशा इन्हीं कपड़ों में और इसी तरह क्यों रहती हैं? उसके इस सवाल पर मागा थोड़ा दुखी होकर बोली, ये ताबूत में रखी हुई चोटी देख रही हो? क्या तुम जानती हो ये चोटी किसकी है? रैना उस ताबूत की ओर देखने लगी और बोली, नहीं नानी। मागा की आंखों में दर्द भरा गुस्सा उतर आया। वो अपनी लाल आंखों से रैना को देखते हुए बोली, ये चोटी तुम्हारी माँ यामिनी की है। अपनी माँ यामिनी का नाम सुनकर रैना हैरान हो गई। उसे मागा की आंखों से डर तो लग रहा था,
पर वो अपनी माँ को बहुत याद करती थी। इसीलिए उनके बारे में सुनकर उसने बेचैन होकर पूछा, आपने आज से पहले मेरी माँ के बारे में कभी कुछ नहीं बताया। मुझे तो पता ही नहीं था कि जिस ताबूत को आप दिन रात देखती हैं, उसमें मेरी माँ की चोटी है। महारानी मागा उससे बोली, कैसे बताती, तुम तो बचपन से ही मुझसे इतना डरती आई हो कि मेरे कमरे में तक नहीं आती। रैना ने मागा की आंखों में आज पहली बार एक दर्द देखा था, लेकिन वो कहाँ जानती थी ये दर्द एक दर्द नहीं, गुस्सा है। बदले की वो आग है जिसमें मागा पिछले 18 साल से जल रही है। मागा को खोया देखकर रैना ने पूछा, बताइए ना नानी, ये माँ की चोटी इसमें इस तरह क्यों रखी हुई है और आप हमेशा एक ही काले रंग के कपड़े क्यों पहनती हैं? मागा अपनी भारी आवाज में उसे सब बताने लगी। एक ऐसा भी वक्त था जब मुझे रंग बिरंगे कपड़ों का बहुत शौक था, लेकिन तुम्हारी माँ यामिनी की मौत ने सब खत्म कर दिया। इस पर रैना ने फिर पूछा, ऐसा क्या हुआ था माँ के साथ जो आप उसके बाद एक ही कपड़ों में हो? बताइए ना नानी, मुझे सब कुछ जानना है। रैना, तुम हमारे जैसी सिर्फ एक डायन नहीं हो, बल्कि तुम एक डायन और इंसान का अंश हो। तुम दावंश हो रैना, दावंश। उस भयानक कमरे में अपनी डरावनी नानी के मुंह से ये बात सुनकर रैना हैरान हो गई। उसे जैसे कोई धक्का लगा हो। उसके कदम लड़खड़ा गए और वो कुछ कदम पीछे हो गई। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने मागा की तरफ देखते हुए पूछा, तो क्या यही वजह है कि मैं इस डरावनी दुनिया से इतना डरती आई हूँ? मागा, जो अब तक उस ताबूत की तरफ देख रही थी, मुड़कर रैना की तरफ देखते हुए बोली, हाँ रैना, यही सच है, इसीलिए तुम हमसे अलग हो। तुम्हारी माँ यामिनी, जो कभी इस महल की जान थी, वो एक बार धरती पर गई और एक बहुत बड़ी गलती कर बैठी, एक इंसान से प्यार करने की गलती। उसके बाद एक एक करके मागा ने रैना को सारी बातें बता दी, जिसे सुनकर रैना की आंखों से भी आंसू बहने लगे। वो बोली, माँ की हत्या हुई थी, उनके साथ इतना सब कुछ हुआ, तो ये बात आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताई? मागा ने रैना की बात सुनते ही कहा, तुम तो बचपन से ही डरती आई हो, फिर कैसे बताती तुम्हें? और वैसे भी तब बताकर कोई फायदा ही नहीं होता। रैना को उनकी बात समझ में नहीं आई। उसने कहा, मतलब कैसा फायदा नानी? मागा ने कहा, तब तुम अपनी माँ की मौत का बदला लेने के लिए तैयार नहीं थी। बदला शब्द सुनकर रैना हैरान रह गई। एक पल को उसे कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने कुछ ऐसा कहा जिसे माया को हैरान कर दिया और बोली, मैं तैयार हूँ, मुझे माफ कर दो नानी। मैं हमेशा आपसे डरती रही और कभी सच्चाई नहीं जान पाई। मुझे अब मेरी माँ की मौत का बदला लेना है और आपको भी इस काले रंग से आजाद करवाना है। मागा रैना के मुंह से बदले की बात सुनकर खुश हो गई। वो रैना से पूछने लगी, क्या तुम ऐसा कर पाओगी? तुम तो अपने कमरे तक से बाहर नहीं निकल पाती, तो इस लोक से दूर उस धरती पर अकेली कैसे जाओगी? रैना के चेहरे पर अब खुद के लिए एक भरोसा था। उसकी आंखों में एक अलग ही गुस्सा था। वो मागा से बोली, नहीं नानी, अब मुझे कोई डर नहीं। मुझे बस अपनी माँ की मौत का बदला लेना है, चाहे फिर इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। आप मुझे बस धरती पर जाने दीजिए। मागा आज सालों बाद बहुत खुश थी। वो रैना को कंधों से पकड़कर बोली, आज सालों बाद मुझे यामिनी के होने का एहसास हुआ है। आज जाकर उसकी एक झलक तुम में दिखी है मुझे। अब पूरा भरोसा हो गया कि मेरे दिल में जो आग सालों से जल रही थी, तुम उसे जरूर बुझा पाओगी। मेरी यामिनी की मौत का बदला तुम जरूर लोगी। रैना उस ताबूत के पास आई और उसमें रखी हुई चोटी को देखकर फिर बोली, माँ, आपकी बेटी आपके कातिलों को जिंदा नहीं छोड़ेगी।
ये वादा है मेरा आपसे। उसके बाद मागा ने रैना को वो सारी शक्तियां दी जो एक डायन में होनी चाहिए। जिस वक्त वो सारी शक्तियां उसमें डाल रही थी, वो कमरा और भी ज्यादा डरावना होता जा रहा था। भयानक आवाजें रैना के कानों में गूंज रही थी। हल्का सा डर अब भी उसके मन में था, लेकिन माँ की मौत ने उस डर को कहीं दबा दिया था। उसे धरती पर जाने के लिए पूरी तरह से तैयार कर मागा ने अपनी दिव्य दृष्टि से उसे कुछ दिखाया। उसके मंत्र बोलते ही उनके सामने एक चक्र सा दिखाई देने लगा, जिसमें एक घर दिखाई दे रहा था। वो घर इतना खूबसूरत लग रहा था कि रैना को ऐसा लगा जैसे वो वहीं पर हो। वो घर एक परिवार से भरा पूरा था, जहाँ एक माँ भगवान के सामने आरती कर रही थी, तो उनके पीछे उनका पूरा परिवार खड़ा था। लेकिन फिर बार बार उसकी नजरें सीढ़ियों से ऊपर जाते एक कमरे पर गई। कुछ देर के इंतजार के बाद उस कमरे का दरवाजा खुला और राजकुमार सा दिखने वाला लड़का बाहर आया, जिसके आते ही नीचे खड़ी उस माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसे देख रैना जैसे उसकी आंखों में खो गई। उसे एक अजीब सा एहसास हुआ जो शायद पहले कभी हुआ नहीं था। तभी मागा ने वो चक्र हटाते हुए रैना से कहा, बस यही है तुम्हारी मंजिल, और इस मंजिल तक तुम्हें पहुंचाएगी धरती पर रहने वाली सुजाता। सब कुछ जानने और समझने के बाद मासूम सी रैना आज निकल पड़ी थी अपने नए और एक अनजाने सफर पर। वो इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि आगे उसकी जिंदगी में क्या क्या होने वाला था। मुंबई के एक बस स्टैंड पर रेड कलर की प्रिंटेड फुल लेंथ स्कर्ट के साथ फुल स्लीव्स का ब्लैक टॉप पहनी एक लड़की खड़ी किसी का इंतजार कर रही थी। उसके खुले बाल बार बार उसके चेहरे पर आ रहे थे। बड़ी बड़ी आंखों से इधर उधर देखती हुई वो किसी को ढूंढ रही थी। ये लड़की कोई और नहीं बल्कि अब तक डायन साम्राज्य में रहने वाली रैना थी। मागा ने पहले से ही मुंबई में उसके रुकने का इंतजाम अपनी खास एजेंट प्रोफेसर सुजाता के घर पर कर दिया था। सुजाता का बेटा नीरव बस स्टैंड पर रैना को लेने आने वाला था। कुछ देर के इंतजार के बाद रैना के सामने एक कार आकर रुकी। रैना ये देखकर थोड़ा पीछे हो गई। ये सब उसके लिए बिल्कुल नया था। मागा ने उसे तैयार तो किया था, लेकिन उसे वो पूरी तरह बदल नहीं सकती थी। नीरव ने अपनी कार उसके आगे रोकी जरूर थी, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये वही लड़की रैना है। लेकिन तभी रैना की नजर नीरव के हाथों में अपने नाम के बोर्ड पर गई। वो समझ गई कि हो ना हो इसे प्रोफेसर सुजाता ने ही भेजा होगा, जिसका जिक्र नानी ने किया था। रैना उसके पास गई और उससे पूछा, एक्सक्यूज मी, क्या तुम ही प्रोफेसर सुजाता के बेटे नीरव हो? नीरव ने रैना की ओर देखा और कहा, जी मैं ही नीरव हूँ, लेकिन आप मेरा नाम कैसे जानती हैं? इस पर रैना उस बोर्ड की तरफ इशारा करते हुए बोली, क्योंकि मैं ही रैना हूँ जिसे आप ढूंढ रहे हैं। नीरव ने वो बोर्ड कार की बैक सीट पर फेंका और रैना को देखकर उसकी ओर हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ओह तो आप हैं मेरी मॉम की खास दोस्त की बेटी रैना, आइए घर चलते हैं। रैना ने उसे हेलो किया और जाकर कार की बैक सीट पर बैठ गई। उसका पीछे बैठना नीरव को थोड़ा अजीब लग रहा था, लेकिन फिर उसने अपने कंधे उचकाते हुए गाड़ी स्टार्ट की और दोनों चल दिए। रैना के लिए यह दुनिया बिल्कुल नई थी, इसीलिए वो लगातार कार से बाहर देख रही थी और नीरव का ध्यान बार बार रैना की ओर ही जा रहा था। वो रेयर व्यू मिरर से बार बार रैना की ओर देख रहा था। नीरव का सारा ध्यान रैना की तरफ होने की वजह से उसे ये भी ध्यान नहीं रहा कि उसने कार गलत डायरेक्शन में मोड़ ली है। तभी सामने से एक ट्रक आ गया, लेकिन इससे पहले कि ट्रक कार से टकराता, रैना ने अपनी आंखों की शक्ति से ही ट्रक को दूसरी तरफ मोड़ दिया और टक्कर होने से बच गई। इतने कम वक्त में कब क्या हुआ नीरव को कुछ समझ नहीं आया और उसने घबराकर कार एक साइड में रोक दी। रैना उससे बोली, तुम गाड़ी सामने देखकर चला रहे थे या मुझे देखकर? नीरव, जो अभी भी इस हादसे से बाहर नहीं निकला था, वो बोला, सॉरी रैना, वो दरअसल तुम जब छोटे बच्चे की तरह बाहर देख रही थी तो बहुत प्यारी और मासूम लग रही थी, इसीलिए मेरी नजर बार बार तुम्हारी ओर जा रही थी। लेकिन शुक्र है भगवान का जो ट्रक समय पर ही दूसरी तरफ मुड़ गया, नहीं तो पता नहीं क्या होता। रैना को महसूस हुआ कि नीरव अभी भी उसी हादसे में है
इसीलिए वो कार की बैक सीट से बाहर आई और नीरव के साथ वाली सीट पर बैठ गई। उसने नीरव के पास से पानी की बोतल उठाई और उसे पीने को दी। पानी पीकर नीरव ने भी कुछ रिलैक्स फील किया और रैना को थैंक यू कहा। रैना ने उससे पूछा, अब ठीक है आप? नीरव ने हाँ में सिर हिलाया और फिर से कार स्टार्ट कर दी। ड्राइव करते हुए उसने रैना से पूछा, सो कहाँ से आई हैं आप? किस शहर से? डायन साम्राज्य से आई दावंश रैना अब क्या जवाब देगी नीरव को? क्या वो उसे सब कुछ सच बताएगी या फिर कोई मन गढ़ंत कहानी बनाएगी?